कल की क्लास में हमारे जो लास्ट के 5 मिनट थे उसमें आवाज़ को लेकर कुछ वॉइस को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसी टॉपिक को हम एक बार वापस समझते हैं। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे जो पंचायत समिति है आपके स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण क्षेत्र पे, जो विलेज लेवल पे जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं उनके अपन कार्यों के बारे में, फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें उनके 2 प्रकार के फंक्शंस थे। एक थे कंपलसरी फंक्शंस जो ग्राम पंचायतों को करने ज़रूरी होते, और दूसरा था उनकी इच्छा पे डिपेंड करने वाले, जो अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकती है ग्राम पंचायत। तो उसमें जो कंपलसरी कार्य थे, जो अनिवार्य कार्य थे ग्राम पंचायतों के, उसमें 3-4 कार्य थे। जैसे कि पहला, ग्राम पंचायत के लेवल पे आपके सड़कों का निर्माण करना, सार्वजनिक जो आपके शौचालय है उनका निर्माण करना, पानी के लिए व्यवस्था करना। अगला उसमें हमने समझा कि जो जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, ये ग्राम पंचायतों के कंपलसरी कार्य होते हैं। फिर उसके अलावा टीकाकरण करना, जो ग्रामीण क्षेत्र पे जो आपके पल्स पोलियो टीका अभियान या फिर किसी प्रकार के अन्य जो टीकाकरण है उसकी जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों की रहती है। तो ये तमाम जो फंक्शंस थे वो ग्राम पंचायतों के लिए कंपलसरी रहते हैं। फिर उसके बाद में जो ऐसे कार्य जो ग्राम पंचायतों के विवेक पर निर्भर करते हैं, ग्राम पंचायतें चाहे तो उन कार्यों को कर सकती है, अन्यथा वो उन कार्यों को नहीं भी कर सकती। तो उसमें थे जैसे आपके विलेज लेवल पे लाइब्रेरीज़ का निर्माण करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए खेल के मैदान की स्थापना करना, गार्डन की व्यवस्था करना, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाना। ये तमाम कार्य ऐसे हैं जो ग्राम पंचायतें अपने हिसाब से कर भी सकती है, वरना उनके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। तो ये वाला कल के रिगार्डिंग जो अपना लास्ट टॉपिक जहाँ पे वॉइस को लेकर प्रॉब्लम रही थी वो हमने डिस्कस किया। अब हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे जो रूरल एरियाज़ है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जो आपका पंचायती राज संस्थान है, उसमें हमने सबसे पहले जो ग्राम पंचायतें उनको समझने की कोशिश की थी। ग्राम पंचायतें आपके सबसे लोअर लेवल पे, सबसे निम्नतम स्तर पर जो प्रशासन का संस्थान है उसको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ग्राम पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो ग्राम पंचायत में शामिल तमाम जो विलेज होते हैं, ग्राम पंचायत में 5 जितने भी विलेज होते हैं, उन विलेज से जो जितने भी 18 ईयर्स से अबव के लोग जो कि वहाँ की वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, उन सभी लोगों के द्वारा मिलकर के डायरेक्ट जिस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है उस व्यक्ति को सरपंच या फिर ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। ये ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है। अब यहाँ का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसका नाम होता है आपका वीडीओ, सरपंच जिसको राजनीतिक प्रमुख के नाम से जाना जाता है, और इसको ग्राम प्रधान भी कहा जाता है अलग अलग स्टेट में। ये आपका राजनीतिक प्रमुख हो गया ग्राम पंचायत के लेवल पे, जो कि डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है। और जो आपके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होते हैं ग्राम पंचायत पे, उनका नाम होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इनको भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे आपका स्थानीय संस्थान है। उसके आगे अगर अपन डिस्कस करें तो ब्लॉक लेवल पे जो आपके संस्थान है उसको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो ब्लॉक लेवल या फिर तहसील स्तर है वहां पे होता है पंचायत समिति। अब आज इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पंचायत समिति का जो जितने भी जो सदस्य है उनका इलेक्शन है वो डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति में ये जितने भी मेंबर शामिल होते हैं इनका इलेक्शन ग्राम पंचायत के तमाम लोगों के द्वारा मिलकर के डायरेक्ट रूप से किया जाता है। और इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति है, उसको इन्हीं लोगों में से चुन करके पंचायत समिति के स्तर पर पंचायत प्रधान बनाया जाता है, जो कि पंचायत समिति का राजनीतिक अध्यक्ष होता है। उसे प्रधान के नाम से जाना जाता है, और अलग अलग स्टेट्स में इसको भी अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। ये पंचायत समिति के लेवल पर राजनीतिक प्रमुख होता है, पॉलिटिकल जो हेड है इसको कहते हैं प्रधान।
अब यहाँ पर भी एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख है उनको कहा जाता है BDO, विलेज BDO। यस, उम्मीद है विद्यार्थी कल की जो क्लास थी उसको आप समझ पा रहे होंगे। ये BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये यहाँ पे VDO मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ये BDO है, ये आपके सरकारी अधिकारी होते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जैसे यहाँ पे VDO थे वैसे यहाँ पे BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अलग अलग स्टेट में इनको भी अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। और ये यहाँ पे जो पॉलिटिकल हेड होते हैं पंचायत समिति के लेवल पे, उनको प्रधान के नाम से जाना जाता है। इनको भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। अब पंचायत समिति के ऊपर जो अगला स्तर होता है स्थानीय स्वशासन का, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जिला परिषद के जो तमाम मेंबर्स हैं उनका भी डायरेक्ट रूप से, जो जितने भी पंचायत समिति के लोग होते हैं, जिले में जो जितने भी लोग होते हैं, वो डायरेक्ट रूप से इनका जो जितने भी मेंबर होते हैं जिला परिषद में, उनका इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अब ये तमाम जो मेंबर है जिनका प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन हुआ है, इन्हीं में से एक व्यक्ति को ये आपस में मिलकर के अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, और जिसे जिला प्रमुख या फिर जिला अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ये राजनीतिक प्रमुख होते हैं आपके जिला परिषद के। अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, प्रशासनिक प्रमुख, और यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख को CEO के नाम से जाना जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये CEO है, ये आपके जो IAS लेवल की जो सर्विस होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर जो स्टेट PCS की सर्विसेज होती है, वहाँ के ऑफिसर है CEO। तो उम्मीद है तीनों लेवल पे जो आपके स्थानीय संस्थान है, वहाँ के राजनीतिक प्रमुख और जो प्रशासनिक प्रमुख है, उनके बारे में आप समझे होंगे। ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम लेवल पे आपके स्थानीय संस्थान के रूप में जानी जाती है, यहाँ पे जो राजनीतिक प्रमुख है उसको सरपंच या फिर ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख भी रहता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख को VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। वैसे ही ग्राम पंचायत के ऊपर का जो स्थानीय संस्थान है उसको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ये हर ब्लॉक पे होता है, और इस पंचायत समिति का जो मेन अध्यक्ष होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो प्रशासनिक प्रमुख या फिर प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। अब आपके पंचायत समिति के ऊपर जो राजनीतिक जो संस्थान है आपके पंचायती राज का जिले में होता है, उसको जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। और जिला परिषद का जो राजनीतिक प्रमुख है उसको जिला प्रमुख या फिर आपके जिला अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो प्रशासनिक प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो आपका CEO नाम का एक ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये IAS सर्विसेज या फिर स्टेट PCS की जो सेवाएं हैं वहाँ से ये ऑफिसर नियुक्त होते हैं। उम्मीद है तीनों सिस्टम को आप अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए इन तीनों में जो आपके जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पे तो एक ही मेंबर होता है जिसको सरपंच कहा जाता है, यहाँ पे वार्ड पंच भी होते हैं। इन सभी लोगों का इलेक्शन है वो डायरेक्ट रूप से होता है। अब बात करें पंचायत समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि जो पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख होता है जिसे प्रधान के नाम से जाना जाता है, उस प्रधान का चुनाव इन तमाम सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किसी एक व्यक्ति का किया जाता है। अब ऐसे ही जो जिला परिषद के तमाम सदस्य हैं उनका इलेक्शन पंचायत समिति के तमाम सदस्य और जिले में रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो डायरेक्ट रूप से इन सदस्यों का इलेक्शन करते हैं। अब इन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति विशेष है उसको आपके इस जिला परिषद का प्रमुख चुना जाता है, जिसे जिला अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है तीनों जो पंचायती राज संस्थान के जो आपके इंस्टीट्यूशंस है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनके राजनीतिक हेड और इनके जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इनके बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इनमें इलेक्शन कैसे होता है,
इनको पैसा कैसे मिलता है, तमाम चीज़ें हैं वो हमने जैसे कि कल आपके ग्राम पंचायत के लेवल पे समझी थी, वो सारी सिस्टम यहाँ इन तीनों लेवल के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि सदस्यों की योग्यता की हमने बात की थी कि ग्राम पंचायत का किसी व्यक्ति विशेष को सदस्य बनना है तो उसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, तो वो 21 ईयर्स पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए भी ज़रूरी है और जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए भी ज़रूरी है। वैसे ही हमने जैसे कल समझा था कि इनका जो इनके सदस्य है उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, वैसे ही मेंबर्स है इनके पंचायत समिति के, जिला परिषद के और ग्राम पंचायत के, तीनों के मेंबर्स का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यहाँ पे सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा था, जबकि यहाँ पे जिला परिषद के जो राजनीतिक प्रमुख है और पंचायत समिति के जो राजनीतिक प्रमुख है इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इनके सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाता है। अब हम आगे के जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से ग्राम पंचायतें आपके विलेज लेवल पे डेवलपमेंट का काम करती थी, उसी प्रकार से जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे विकास डेवलपमेंट के कार्यों को देखती है, और दूसरा वो आपके जो जिला परिषद की जो तमाम स्कीम से योजनाएं हैं उनको ग्राम पंचायत लेवल पे पहुंचाने का काम करती है। तो इस प्रकार से पंचायत समिति है वो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में कोऑर्डिनेटर या फिर मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। अब उसी प्रकार से आपके जो जिला परिषद है, जिला परिषद जो पंचायती राज संस्थान का सबसे बड़ा लेवल है, ये आपके पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जो तमाम कार्य है उनका कंट्रोल करने का काम करती है। इनके लिए पंचायत समितियों के लिए बजट है, उस बजट को जारी करने का काम करती है, उसके पैसों का लेखा जोखा करने का काम करती है जिला परिषद। तो उम्मीद है जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों के फंक्शंस के बारे में हमने समझा, ये अपने लेवल पे जो तमाम फंक्शंस करती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वैसे ही पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे करती है और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जिला परिषद काम करती है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में समझते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम। इसको पैसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये समझेंगे ये पैसा एक्ट क्या होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम या फिर पैसा एक्ट, पैसा मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। अब ये 1996 में ये लागू हुआ था, वर्ष 1996 में। ये पैसा एक्ट ऐसा अधिनियम है जहां पे आपके पंचायती राज संस्थान जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के प्रोविज़न जिन क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं, उन तमाम क्षेत्रों में आपके ये पैसा एक्ट 1996 लागू होता है। ये सेम वैसे ही काम करता है जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थान काम करते हैं, किंतु ये वाला जो पैसा एक्ट है वो आपके 5th शेड्यूल था, जो 5वीं अनुसूची है संविधान की, जिसमें आपके शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों के बारे में जिक्र किया गया है। उन तमाम क्षेत्रों पे ये आपका पैसा एक्ट पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 है, वो इन तमाम एरियाज में आपके लागू होता है। सेम वैसे ही जैसे आपका पंचायती राज संस्थान आपके विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई होता है वैसे। अब इसमें ये अभी प्रेजेंट में जो आपके अनुसूचित जनजाति वाले ऐसे 10 स्टेट्स है, वहाँ पे ये वाला पैसा एक्ट है वो अप्लाई होता है और वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के विकास के बारे में इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। तो देखिए ऐसे कौन से 10
स्टेट्स है। तो अगर अपन उन 10 राज्यों की बात करें तो वो 10 राज्य हैं आपके। सबसे पहले जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में आपके छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक स्टेट मध्य प्रदेश हो ही गया। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एक और स्टेट है, एक है आपका महाराष्ट्र। ये 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ये पंचायती राज संस्थान वाला जो पैसा एक्ट है वो लागू होता है। अब ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, इसके क्या क्या तमाम कार्य है, वो हम सब डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, पैसा एक्ट के बारे में हम समझ रहे हैं। पैसा मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये वाला अधिनियम उन तमाम क्षेत्रों में लागू होता है जहां पे आपके पंचायती राज संस्थान का 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जहां पे लागू नहीं होता है। स्पेशली ये वाला पैसा एक्ट 1996 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची है। उसके जो तमाम एरियाज, जो शेड्यूल ट्राइब वाले एरियाज है वहाँ पे लागू होता है। उनमें जनरली 10 स्टेट्स है वो वहाँ पे शामिल किए जाते हैं जहाँ पे ये पैसा एक्ट है वो लागू होता है। उन 10 स्टेट्स में हमने समझा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र। ये तमाम 10 स्टेट्स है जहाँ पे ये पैसा एक्ट है ये लागू होता है। अब ये सेम वैसे ही काम करता है जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थान है वो आपके रूरल एरियाज में विकास के लिए काम करते हैं। सेम वैसे ही अनुसूचित क्षेत्रों में विकास के लिए ये पैसा एक्ट काम करता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से समझें तो इस कानून की विशेषता क्या है वो हम अब समझते हैं। तो देखिए, इस कानून के रिगार्डिंग जो आपकी ग्राम सभा थी, जैसे कि ग्राम पंचायत की जो सबसे छोटी यूनिट ग्राम सभा, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो उसी प्रकार से ये जो पैसा एक्ट में पंचायती राज वाला सेम वैसा ही सिस्टम चलता है। वहाँ पे जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा की सीटों में 50% सीट्स है वो आपके अनुसूचित क्षेत्र के जो जनजातीय लोग हैं, जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए 50% सीट्स है वो ग्राम सभा में रिजर्व रहती है, मतलब आरक्षित रहती है। अब इसकी दूसरी खास विशेषता अगर हम समझें तो देखिए, इस पैसा एक्ट के रिगार्डिंग स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष का जो पद है, जैसा कि ग्राम पंचायत पे आपका अध्यक्ष था सरपंच, पंचायत समिति के जो अध्यक्ष था जिसका नाम था प्रधान, और जिला परिषद का अध्यक्ष जिस जिला प्रमुख या फिर आपका जिला परिषद अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, वैसे ही तमाम जो आपके तीनों लेवल, पैसा एक्ट में भी 3-4 लेवल होते हैं, वहाँ पे जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष की जो पोस्ट है वो भी आपके अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों के लिए अध्यक्ष की पोस्ट है वो आपके रिजर्व रहती है। मतलब अध्यक्ष, तीनों लेवल पे जो अध्यक्ष है वो केवल और केवल अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो ही बन सकते हैं। तो विशेष तौर से इस पैसा एक्ट का जो मेन पर्पस वो यही है कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको सशक्त बनाना, उनके लिए अलग से अधिनियम बनाना। इसीलिए जो
इस पैसा एक्ट में जो जितने भी लेवल है वहाँ जहाँ पे अध्यक्ष की पोस्ट होती है वो आपके अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती है इस एक्ट के रिगार्डिंग। अगली विशेष बात अगर हम समझे तो इस पैसा एक्ट के रिगार्डिंग जो ग्राम सभा होती है आपकी, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के लेवल पे ग्राम सभा होती थी सबसे छोटी यूनिट, वैसे ही इस पैसा एक्ट में जो आपके लेवल रहते हैं वहाँ पे ग्राम सभा रहती है एक, और उस ग्राम सभा के पास में इतना पावर रहता है कि अगर सरकार को इस अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में से किसी भी प्रकार की लैंड है वो ऑक्यूपाई करनी है, मतलब जमीन अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए लेनी है इस शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया से, या फिर इस एरिया में किसी भी प्रकार की माइनिंग करनी है मतलब खनन कार्य करना है, तो उन दोनों काम के लिए आपके ग्राम सभा से पहले भारत सरकार को परमिशन लेना ज़रूरी रहता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा को कितना पावर दिया गया है पैसा एक्ट के रिगार्डिंग। और इस पैसा एक्ट के रिगार्डिंग ग्राम सभा में जितनी भी सीट्स हैं वो 50% सीट है वो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है, और इसमें जो अध्यक्ष की पोस्ट है वो टोटली शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है। अब अगर दूसरी इसके फंक्शंस की अगर बात की जाए तो देखिए हम समझते हैं इस कानून के रिगार्डिंग जो पंचायती राज संस्थान है जो पैसा एक्ट में, इसमें जो ग्राम सभाएं हैं या फिर जो पंचायत लेवल है उनको ऋण देने मतलब लोन देने की जो पावर है वो दी गई है पैसा एक्ट के रिगार्डिंग। पैसा एक्ट में भी जो 3 लेवल रहते हैं आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जहाँ पे ये पैसा एक्ट लागू होता है वहाँ पे जो आपकी ग्राम पंचायत होती है या फिर जो ग्राम सभा होती है ग्राम पंचायत का एक छोटा यूनिट, उसको लोगों को लोन पे पैसा देने की पावर भी रहती है। इसके अलावा जो हमने पावर डिस्कस की कि अगर माइनिंग करनी है भारत सरकार को या फिर यहाँ से लैंड मतलब ज़मीन लेनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो भी ग्राम सभा की परमिशन लेना ज़रूरी रहता है। तो निश्चित सी बात है कि इस पैसा एक्ट के रिगार्डिंग ग्राम सभा को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। अगली अगर अपन बात करें इसके फंक्शन की तो इस पैसा एक्ट के रिगार्डिंग जो आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों को वहाँ के लोकल जो जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो आपके ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा जंगल वगैरह फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ के फॉरेस्ट की जो टिम्बर है लकड़ी लेने की इनको अधिकार, इनको राइट प्राप्त है। उन फॉरेस्ट से किसी भी प्रकार के फल फ्रूट्स लेने की, उन फॉरेस्ट से किसी भी प्रकार की जो औषधियाँ प्राप्त करने की, ये तमाम राइट्स है वो पैसा एक्ट के रिगार्डिंग इन अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए हैं ताकि ये अपने जो रीजनल जो लोकल लेवल पे जो जितने भी प्रोडक्ट है, जो संसाधन है, उनको मैनेज कर सके। इसी पैसा एक्ट के रिगार्डिंग आपके जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति तथा अपने जो परंपराएं हैं उनको मैनेज करने की पावर भी दी गई है। मतलब अनुसूचित जनजाति के जिन क्षेत्रों में पैसा एक्ट लागू होता है वहाँ के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ और अपनी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उनको वहाँ के जो लोकल लेवल पे जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वहाँ से टिम्बर लकड़ी, वहाँ से औषधियाँ और फल फ्रूट्स प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। तीसरा इसमें हमने समझा कि ग्राम सभा के पास इतनी पावर रहती है कि भारत सरकार को अगर किसी भी प्रकार की ज़मीन लेनी है उस एरिया में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर वहाँ पे माइनिंग करनी है तो उसके लिए भी ग्राम सभा की परमिशन लेना ज़रूरी रहता है। तो ये तमाम आपके पावर्स है वो पैसा एक्ट के रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरियाज़ के लोगों को दिए गए हैं ताकि वो अपने विकास को अच्छे से कर सके, अपनी जो ट्रेडिशंस है उनको अच्छे से डेवलप कर सके, उनको अच्छे से मैनेज कर सके। तो उम्मीद है पैसा एक्ट के रिगार्डिंग तमाम चीज़ें आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं।
तो पैसा एक्ट 1996 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो अधिनियम 1996 उसके बारे में हमने समझा कि ये वाला अधिनियम उन क्षेत्रों में लागू होता है जहाँ पे आपके 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के जो तमाम आपके अधिनियम के जो आपके प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं, उन एरियाज़ में ये पैसा एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे पंचायती राज संस्थान काम करती है। इसमें हमने ये समझा कि इस पैसा एक्ट के रिगार्डिंग जो आपके 5th शेड्यूल जो संविधान की 5वीं अनुसूची में जो तमाम अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में ये पैसा एक्ट लागू किया गया है। और उन्हीं क्षेत्रों के रिगार्डिंग जो भारत में 10 स्टेट है, ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ पे पैसा एक्ट है वो या तो टोटली या फिर उन राज्यों के कुछ एक क्षेत्रों में लागू होता है। उन 10 राज्यों की अगर अपन बात करें तो उसमें हमने समझा आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम और महाराष्ट्र, ये तमाम 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे या तो टोटली किसी स्टेट में या फिर किसी स्टेट के कुछ एक पार्ट में ये पैसा एक्ट अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए लागू किया गया। अब इसमें अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको विशेष प्रायोरिटी दी गई है। वहाँ के जो जितने भी आपकी सीट्स होगी पैसा एक्ट के जो जितने भी लेवल है आपके डेवलपमेंट के, उन सभी स्तरों पे जो जितनी भी सीटें, उन सीटों में 50% सीट्स है वो अनुसूचित जनजाति या फिर शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व की गई है। और दूसरा हमने समझा कि इन तीनों लेवल पे आपके जितने भी जो अध्यक्ष की पोस्ट होगी वो वाली पोस्ट भी टोटली जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए रिजर्व की गई है। फिर हमने समझा कि यहाँ पे जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा को विशेष पावर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग जो भारत सरकार को माइनिंग या फिर लैंड एक्वायर करनी है, ज़मीन लेनी है इस अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, तो इस ग्राम सभा की परमिशन लेनी होगी। फिर हमने समझा कि इस क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो अपनी जो कल्चर है, अपनी ट्रेडिशंस है, उनको मैनेज कर सकते हैं। इनको वहाँ के जो आसपास के फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ से इनको वहाँ की टिम्बर, वहाँ की जड़ी बूटीज़ और फल फ्रूट्स प्राप्त करने का राइट भी रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने पैसा एक्ट 1996 के रिगार्डिंग समझिए। आइए अगले टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है आज का अपना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। जिस प्रकार से हमने आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझा, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बारे में समझा, जो कि आपका विलेज लेवल पे जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो पंचायती राज के संस्थानों के प्रोविज़न के बारे में बताता है, जिसमें विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के प्रोविज़न की बात करता है। उसी प्रकार से जो आपके सिटी वाले एरियाज है, जो शहरी क्षेत्र है, उनमें भी इन तमाम संस्थाओं के विकास का प्रोविज़न किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के रिगार्डिंग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 74वां संविधान संशोधन। सेवेंटी-फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अब ये वाला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो शहरी क्षेत्र में आपके पंचायती राज संस्थानों के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इसके रिगार्डिंग जो शहरी क्षेत्र है, सिटी वाले एरियाज है, वहाँ पे पंचायती राज संस्थान है वो स्थापित किए गए हैं। और इनको स्थापित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पार्ट 9A ऐड किया गया है। और एक आपके लिस्ट है अनुसूची 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची है वो आपके शामिल की गई है। और इसी अनुसूची में आपके जो शहरी लेवल पे जो पंचायती राज संस्थान है उनको 18 सब्जेक्ट है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिन पे ये अपने हिसाब से है वो कार्य कर सकते हैं।
अब इसमें भी 3 लेवल रखे गए हैं, जैसे कि आपके विलेज लेवल पे रखे गए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। यहाँ पर भी आपके जो सबसे लोअर लेवल है उसको नगर पंचायत या फिर नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर वाला जो लेवल है उसको नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। और इससे ऊपर वाला जो लेवल है उसको नगर निगम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये 3 लेवल जिस प्रकार से हमने आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के रिगार्डिंग समझे थे, वैसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के रिगार्डिंग हम समझ रहे हैं। ये वाला जो पंचायती राज का सिस्टम है वो आपके सिटी वाले एरियाज के लिए अप्लाई होता है। अब वहाँ पे जो आपके ऐसे एरिया जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आपके शहरी क्षेत्रों में चेंज हो रहे हैं और जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 के बीच में हो, ऐसे एरियाज जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्र से अभी उनका सिटी वाले क्षेत्र में कन्वर्ट होने का शुरुआती दौर है, उन क्षेत्र को, उन एरियाज को नगर पंचायत या फिर नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। और उनकी पॉपुलेशन वो जब ये एक्ट लागू हुआ था तब 10,000 से 20,000 वाली पॉपुलेशन रखी गई थी कि अगर 10 से 20,000 की किसी एरिया की पॉपुलेशन है और जो एरिया आपके विलेज लेवल से, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में कन्वर्ट हो रहा है, अभी बहुत बड़ी मात्रा में वो सिटी वाला एरिया नहीं बना है, किंतु थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ छोटे मोटे आपके मार्केट लगने स्टार्ट हो गए हैं, टाउन टाइप का जो एरिया बन गया है, उस एरिया को नगर पंचायत या फिर नगर पालिका के नाम से जाना गया और इसका प्रोविजन किया गया था सबसे लोअर लेवल। फिर उसके बाद ऐसा एरिया जो कि आपका सिटी टाइप में रहता हो, जो कि आपका थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ऐसी सिटीज के रूप में काम करता है, उसको नगर परिषद के रूप में रखा गया और उसके लिए प्रोविजन किया गया था आपके 20,000 से 1 लाख के बीच में जहां जनसंख्या हो। ये जब प्रोविजन किया गया था जब इतनी पॉपुलेशन रखी गई थी, किंतु अभी प्रेजेंट टाइम में क्या प्रोविजन किया गया है, प्रेजेंट टाइम में ये जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रखी गई है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की या फिर इसको लेकर के किसी भी विद्यार्थी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर बात करें अपन नगर निगम की, तो इसके लिए प्रोविज़न किया गया था कि ऐसे मेगा सिटीज़, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ जो कि महानगरों के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे उनके डेवलपमेंट को मैनेज करने के लिए जो पंचायती राज संस्थान बनाया जाएगा उसको नगर निगम के रूप में जाना गया। और यहाँ पे कहा गया कि इनकी पॉपुलेशन है वो आपके 20 लाख से ये 3 लाख रखी गई और इसको 3 लाख से 5 लाख रखा गया था उस टाइम पीरियड में। किंतु अभी ये वाले पॉपुलेशन है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रखी गई है। सो इसको लेकर के कोई भी विद्यार्थी ज़्यादा परेशान ना रहे। तो ये तीनों लेवल जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थानों के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बनाए गए थे, वैसे ही आपके शहरी क्षेत्र में पंचायती राज संस्थान के समान ही आपके नगर पालिकाओं के प्रोविजन किए गए हैं, जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A तथा आपके 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची में किया गया है। अब इसी के रिगार्डिंग नगर पंचायत बनाए गए जिनको कुछ क्षेत्र में नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके नगर परिषद, फिर जो बड़े बड़े सिटीज़ है महानगर के नाम से, उनके लिए आपके नगर निगम की स्थापना की गई है। अब ये जो नगर पंचायत या फिर नगर पालिका है, यहाँ पे जो जितने भी तमाम मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का इलेक्शन है वो डायरेक्ट रूप से होगा और इस नगर पालिका में भी एक व्यक्ति है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसको आपके नगर पालिका या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति है वो राजनीतिक प्रमुख होगा जिसको नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जाना जाएगा और एक यहाँ पर भी एक व्यक्ति है वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग अधिकारी के रूप में, जैसे राजस्थान में अधिशासी अधिकारी के रूप में जाना जाता है,
वैसे अलग अलग स्टेट में उस अधिकारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इस राजनीतिक अध्यक्ष को भी अलग अलग नामों से जाना जा सकता है अलग अलग स्टेट। वैसे ही जो नगर परिषद है वहाँ पर भी एक व्यक्ति है, वो राजनीतिक प्रमुख होगा जिसको नगर परिषद अध्यक्ष या फिर सभापति के रूप में जाना जा सकता है। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, वो प्रशासनिक प्रमुख के रूप में रहेगा, जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसको आपके यहाँ पर एक किसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग अधिकारी के रूप में उसको जाना जा सकता है। वैसे ही अगर अपन नगर निगम की बात करें, यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, वो आपका नगर निगम का प्रमुख रहेगा राजनीतिक, जिसको महापौर या फिर मेयर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, प्रशासनिक प्रमुख के रूप में रहेगा, जिसको नगर निगम आयुक्त के नाम से जाना जाता है। ये तमाम जो वर्ड्स है आपके पॉलिटिकल लीडर्स और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स के रिगार्डिंग, वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये तमाम जो तीनों लेवल्स है वो आपको समझ में आए होंगे। तीनों लेवल में जो राजनीतिक हेड है और जो प्रशासनिक हेड है, उनके बारे में भी आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझे होंगे। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनमें जो तमाम जैसे नगर पंचायत या फिर नगर पालिका के जो मेंबर है, उनका मेंबर्स का भी डायरेक्ट रूप से इलेक्शन होगा। यहाँ के नगर परिषद के जो तमाम मेंबर्स हैं, जो कि वहाँ के एरियाज़ के लोगों द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे। और नगर निगम के जो मेंबर है, जिनको पार्षद के रूप में जाना जाता है, ये वाले लोग भी वहाँ की जो जनता है उसके द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे। किंतु इनके जो अध्यक्ष है, जैसे नगर निगम का अध्यक्ष मेयर या महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष है वो कुछ स्टेट में डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, कुछ स्टेट में इनडायरेक्ट रूप से चुने जा सकते हैं। तो इनका थोड़ा अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग अलग सिस्टम है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात करें इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सेम वैसे ही जैसे कि आपके पंचायती राज संस्थान में थी, वैसे ही नगर पालिकाओं वाले सिस्टम में रहेगी। सेम 21 ईयर्स किसी भी व्यक्ति को अगर नगर पंचायत का या फिर नगर पालिका का मेंबर बनना है, या नगर परिषद का या नगर निगम का, उसकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स होनी चाहिए। इनका इलेक्शन जो कमीशन ऑफ स्टेट या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनके द्वारा किया जाता है। इनको भी पैसे है वो स्टेट के फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग है, उनके द्वारा इनको इनके डेवलपमेंट के लिए जो फंड है वो दिया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेम वाला सिस्टम जैसा कि आपके विलेज लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, वैसे ये आपके सिटी लेवल पे नगर पालिकाओं के रिगार्डिंग ये तीनों सिस्टम बने हुए हैं। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये वाली चीज़ें हैं वो सिटी लेवल पे किस प्रकार से नगर पालिकाओं का प्रोविज़न किया गया है और उसमें 3 लेवल है, इनके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं हम अब अगले टॉपिक के बारे में। अब एक विशेष बात आपके इन तीनों संस्थानों के रिगार्डिंग, नगर पालिका या नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों संस्थानों में आपके रिलेटेड एरियाज के जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है, जिनको इनके डिसीजन में शामिल किया जा सकता है, वो हो सकते हैं आपके रिलेटेड एरियाज के, जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा सदस्य, आपके विधानसभाओं के सदस्य, और विधान परिषद अगर किसी स्टेट में है तो उनके सदस्य। ये तमाम लोग अगर किसी भी नगर पालिका क्षेत्र से आपके कोई लोकसभा सदस्य है तो उनको भी नगर पालिका में किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के रिगार्डिंग शामिल किया जा सकता है, उनको इनवाइट किया जा सकता है।
उसी प्रकार से अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है वो नगर परिषद वाले एरिया से है तो वो उस नगर परिषद के डिसीजन में शामिल हो सकते हैं, इनको इनवाइट किया जा सकता है। ये तमाम लोग जितने भी तीनों लेवल के रिगार्डिंग अगर किसी भी एरिया से इनमें से किसी का भी अगर कोई भी रिलेशन है तो ये उस रिलेटेड जो लेवल की जो चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या फिर नगर निगम हो, उनमें डिसीजन मेकिंग में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनको इनवाइट किया जा सकता है। तो ये वाली विशेष बात इन लोगों के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं आगे अपन। अब अगर बात की जाए रिजर्वेशन की, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन शहरी क्षेत्र के तीनों लेवल पे रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर भी जैसे कि पंचायती राज संस्थानों में रिजर्वेशन रखा गया था, वैसे ही नगर पालिकाओं के संस्थान में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है। तो ये सेम वैसा ही सिस्टम है जैसा कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग था। यहाँ पे भी रिजर्वेशन है इन तमाम कैटेगरीज के लोगों के लिए। यहाँ पे भी सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन 21 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे भी इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे अगर अपन टेन्योर या फिर कार्यकाल की बात करें इन तीनों लेवल के रिगार्डिंग, तो देखिए यहाँ पर भी टेन्योर है वो जनरली 5 ईयर्स होता है इन तीनों लेवल के लिए। किंतु अगर किसी कंडीशन में इन तीनों लेवल में से किसी भी लेवल का अगर विभाजन हो जाए, डिसॉल्व हो जाए किसी मेंबर की डेथ होने के कारण, तो यहाँ पे भी 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उसके वापस चुनाव करवाने कंपलसरी होते हैं। उसके लिए भी सेम वैसा ही प्रोविज़न है। अगर 5 साल में अगर शुरुआती टाइम पीरियड 1 या 2 या 3 साल में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका जो इलेक्शन करवाया जाएगा वो बाकी 5 में से जो टाइम बचा है उस टाइम के लिए इलेक्शन करवाया जाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि 5 साल में से किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी मेंबर ने अगर 4 साल और 6 महीने का अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया और केवल 6 महीने ही बचे हैं, तो उस कंडीशन में रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का विभाजन या फिर डिसॉल्व होने पे कंप्लीट 5 ईयर्स के लिए वापस इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इलेक्शन के रिगार्डिंग और रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आपके तमाम प्रोविज़न है यहाँ पर भी, जैसा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर था। अब बात करें अपन आपके जिला योजना, जिला नियोजन समिति, अगला टॉपिक है अपना जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब समझते हैं ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है। तो देखिए जैसा कि इसके नाम से आप सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको जिला योजना समिति के नाम से जाना जाता है। इस वाली कमेटी में आपके जो पंचायती राज संस्थान के लोग हैं और आपके जो नगर पालिकाओं के जो लोग हैं, जो सिटी वाले एरियाज में जो आपके लोग थे जो कि तीनों इंस्टीट्यूशंस थे, और वैसे पंचायती राज संस्थान के तीनों इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ के लोग हैं वो इसमें जिला नियोजन कमेटी है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जिला नियोजन कमेटी है वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसमें कितने मेंबर होंगे वो डिसाइड किया जाता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसमें ज़्यादा मेंबर है वो आपके शामिल रहेंगे। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ की जो जिला नियोजन कमेटी है उसमें कम लोग शामिल रहेंगे। अब ये वाली जो जिला नियोजन समिति है वो ज़्यादातर स्टेट है, वहाँ पे रिलेटेड स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई सबसे बड़ी कमेटी होती है। तो ये छोटा सा जिला नियोजन समिति या फिर स्टेट प्लानिंग कमेटी के रिगार्डिंग हमने समझा है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी
अब बात करें अपन अगर जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष की, तो ये जो जिला नियोजन समिति में जो अध्यक्ष है जो बनाया जाता है राजनीतिक प्रमुख, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप से इनका इलेक्शन होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इनको इलेक्ट किया जाता है या फिर नॉमिनेट किया जाता है। तो देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे आपके केरल, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे जो जिला नियोजन समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसका अध्यक्ष है वो आपकी जो जिला परिषद होती है, जो कि पंचायती राज संस्थान का सबसे बड़ा लेवल है जिला परिषद। इस जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसी अध्यक्ष को इस जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है कुछ स्टेट में, जिसमें आपके राजस्थान, बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे स्टेट शामिल है। अब कुछ स्टेट है जैसे कि आपके गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो उस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है जो कि वहाँ की रिलेटेड जो आपकी स्टेट असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पे है, उस कैबिनेट मिनिस्टर को ही जिला नियोजन कमेटी का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये आपके गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट में ऐसा सिस्टम है। कुछ ऐसे स्टेट जैसे हरियाणा है, वहाँ पे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट का जो आपका डिप्टी कमिश्नर होता है, उस डिप्टी कमिश्नर को ही उस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसका अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया जाता है। तो जिला नियोजन समिति क्या होती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में हमने समझा। जिला नियोजन समिति या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड तमाम पॉलिसीज़ को देखती है। इसमें आपके पंचायती राज संस्थान और जो नगर पालिकाओं के संस्थान के लोग हैं वो शामिल रहते हैं। ये इसमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है वो इसकी सदस्यों की संख्या है वो डिसाइड की जाती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसकी जो मेंबर की संख्या है वो ज़्यादा रहेगी। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसके पॉपुलेशन सदस्यों की संख्या है वो कम रहेगी। अब इसमें जो अध्यक्ष हैं उनकी अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, उनको किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है या इनको मनोनीत किया जाता है, तो अलग अलग स्टेट में इसको अपॉइंट करने की अलग अलग सिस्टम है। अब कुछ स्टेट जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे स्टेट है, वहाँ पे जो आपकी पंचायती राज संस्थान का सबसे बड़ा लेवल जिसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है, उस जिला परिषद के अध्यक्ष को ही इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जबकि कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे आपके ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स में जो आपके उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो कि उस स्टेट की स्टेट असेंबली में है, उस कैबिनेट मिनिस्टर को ही वहाँ की जो जिला नियोजन समिति है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता। जबकि कुछ ऐसे स्टेट जैसे हरियाणा, वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का जो आपका कमिश्नर रहता है उस डिप्टी कमिश्नर को ही जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम है। आगे अगले टॉपिक की अगर अपन डिस्कस करें, बात करें, अगला टॉपिक है अपना छावनी परिषद। छोटा सा टॉपिक है कंटोनमेंट बोर्ड। छावनी परिषद या कंटोनमेंट बोर्ड ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से विलेज लेवल पे आपके पंचायती राज संस्थान है वो लोगों के प्रशासन के लिए बनाए गए हैं, लोकतंत्र की स्थापना को ज़मीनी स्तर पे लागू करने के लिए। सिटी वाले एरिया में डेमोक्रेसी को ज़मीनी स्तर पे लागू करने के लिए आपके नगर पालिकाओं के प्रोविज़न किए गए हैं। वैसे ही कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे आपके सेनाएं काम करती है, सेना की कोई छावनी है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, और उस सेना की छावनी के आसपास में अगर पॉपुलेशन रहती है, जो सामान्य नागरिक है वो वहाँ पे आसपास में अगर निवास करते हैं, तो उन सामान्य नागरिकों के प्रशासन के लिए भी एक ऐसे ही संस्थान की स्थापना की गई है जैसे कि पंचायती राज संस्थान या नगर पालिका संस्थान है।
उस संस्थान को छावनी परिषद या फिर कंटोनमेंट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में ये छावनी परिषद है वो तमाम डिसीजन लेती है। और इस छावनी परिषद में कुछ मेंबर है वो आपके मनोनीत किए जाते हैं, कुछ है वो आपके इलेक्ट किए जाते हैं। और इसका जो हेड है वो आपका इस छावनी परिषद में जो आपका कमांडिंग ऑफिसर रहता है, वहाँ की बटालियन का जो कमांडिंग ऑफिसर रहता है, उस ऑफिसर को ही यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये छावनी परिषद या फिर कंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग हमने समझा। अगला टॉपिक हम समझते हैं। ये छावनी परिषद है वो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो रक्षा मंत्रालय है, उनके कंट्रोल में काम करता है। क्योंकि छावनी परिषद में जो सेना से रिलेटेड लोग रहते हैं और उनकी फैमिलीज रहती है और कुछ अदर सिविलियंस भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही इसका गठन किया जाता है। तो इसीलिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर रक्षा मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। अगला है अपना टॉपिक पत्न परिषद या फिर पोर्ट ट्रस्ट। तो देखिए ये भी सेम वैसा ही है। कुछ ऐसे एरियाज जो आपके जहाँ पे पोर्ट सिस्टम हो, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वाले ऐसे वाटरवेज वाले जो एरिया जहाँ पे आपके पत्न स्थापित है, पोर्ट स्थापित है, उन एरियाज की जो सिविलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी पंचायती राज संस्थान और नगर पालिकाओं के समान डेमोक्रेसी को पहुँचाने के लिए पत्न परिषद या फिर पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की गई है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं वो आपके मनोनीत होते हैं और कुछ लोग हैं वो निर्वाचित होते हैं। और ये पत्न परिषद रिलेटेड जो आपके एरियाज की जो पॉपुलेशन है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब बात करें अगले टॉपिक की अपन। अगला टॉपिक है आपका टाउनशिप। अब देखिए टाउनशिप है, ये भी वैसे ही सिस्टम है जैसा पंचायती राज संस्थान है, वो रूरल एरियाज के लोगों के लिए काम करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए। जो आपकी नगर पालिकाएं हैं वो सिटी वाले लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। वैसे ही टाउनशिप है वो भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है। वो जो आपके इंडस्ट्री वाले एरियाज, औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है ये टाउनशिप वाला इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पर भी कुछ आपके लोग हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, कुछ लोग हैं वो आपके इलेक्ट किए जाते हैं। और तमाम लोग मिलकर के यहाँ की रिलेटेड जो पॉपुलेशन है, जो आपके नागरिक हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को तमाम डिस्कशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या समझा है। तो देखिए सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, उसके बारे में हमने समझा। इससे पहले हमने जो आपका पैसा एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, उसके रिगार्डिंग हमने तमाम प्रोविजन देखे। फिर हमने स्टार्टिंग की थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, उसमें हमने सेम वैसे ही सिस्टम देखे जैसा कि आपका पंचायती राज जो रूरल एरियाज में था, वैसे ही सिटी वाले एरियाज में जो आपके नगर पालिकाओं के प्रोविज़न है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A ऐड किया गया था। और आपकी 12th शेड्यूल मतलब 12वीं अनुसूची ऐड कर के यहाँ पे नगर पालिकाओं को आपके 18 सब्जेक्ट है उन पे कार्य करने का राइट दिया गया था। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर भी 3 लेवल बनाए गए थे। उन 3 लेवल के नाम हमने देखे, जैसे कि सबसे लोअर लेवल था जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्र से आपके शहरी क्षेत्र में शुरुआती दौर में कन्वर्ट हो रहा हो, उस एरिया को नगर पंचायत या नगर पालिका के नाम से जाना गया। यहाँ का जो आप पे एक राजनीतिक अध्यक्ष है और यहाँ पर भी एक प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, जैसा कि आपके ग्राम पंचायत लेवल पे होता था। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में इससे जो बड़ा लेवल है, जो कि एक सिटी वाला एरिया है, जो कि अच्छा खासा डेवलप हो रखा है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
नगर परिषदें स्थापित की गई है और यहाँ पर भी एक राजनीतिक प्रमुख होता है और एक प्रशासनिक प्रमुख होता है। वैसे ही हमने इससे बड़ा लेवल है उसको नगर निगम के रूप में समझा और ये एक बहुत बड़ा महानगर या फिर जो मेगा सिटीज़ के रूप में जाना जाता है, इसको नगर निगम की उपाधि दी गई। और यहाँ पर भी एक राजनीतिक प्रमुख होता है जिसको मेयर या फिर महापौर के नाम से जाना गया। और यहाँ पर भी एक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मतलब प्रशासनिक प्रमुख होता है जिसको नगर आयुक्त के नाम से जाना जाता है। तमाम तीनों सिस्टम हमने यहाँ पे अच्छे से समझा कि यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनका डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होता है, जबकि जो अध्यक्ष है यहाँ के उनका कुछ स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कुछ में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फिर हमने इनके फंक्शंस के रिगार्डिंग समझा। फिर हमने डिस्कस किया था आपके अगले टॉपिक में हमने समझा था छावनी परिषद के बारे में। छावनी परिषद जो कि आपके जहाँ पे आर्मी एरियाज होता है वहाँ पे सेम पंचायती राज संस्थान और नगर पालिकाओं के जैसे प्रोविज़न किए गए हैं जिससे वो अपने एरियाज़ के लोगों के लिए डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद में हमने जो पत्तन परिषद या फिर जो पोर्ट ट्रस्ट है उसके बारे में समझा। जो पोर्ट वाले एरिया जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई ऐसे एरियाज, उनके एरियाज़ में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो नागरिक है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए उसको पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना गया। फिर हमने समझा आपका टाउनशिप एरिया। टाउनशिप एरिया जो आपके इंडस्ट्रीज़ वाले एरियाज है वहाँ की पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए इंस्टीट्यूशन टाउनशिप कहलाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने आज की क्लास में अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अपना जो 7 यूनिट का चैप्टर था जिसका नाम था आपके पंचायती राज संस्थान, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उसकी आज समाप्ति की है हमने। उसमें हमने तमाम चीज़ें हैं वो अच्छे से समझी है। अगर इसके रिगार्डिंग किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट है तो मेरे से अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि 7 यूनिट का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम रहेगा आपका संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाएं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में अपन अगले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वाला चैप्टर आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो अगली क्लास में निश्चित रूप से आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आज हिंदी वाले